अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ीशान चीमा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद ज़ीशान। आज मैं हाज़िर हुआ हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीलॉग के साथ जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार है और वो बजट आ गया जिसका बेताबी से इंतज़ार था सबको। अपना वीलॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीलॉग को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह आज आपको हम पूरी क्लैरिटी के साथ बताएंगे कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं बायर और सेलर के ऊपर, और उसमें क्या क्या चेंजेस की गई हैं और इसका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होगा, और उसके अलावा आपके पास कौन सा पोटेंशियल है रियल एस्टेट के अंदर, रियल एस्टेट किस तरह रीडिफाइन हो रहा है और कहाँ पे विंडो जो ओपन होती है रियल एस्टेट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन सी विंडो है जहाँ से आप एप्रिसिएशन हासिल कर सकते हैं, जहाँ से आप रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं मुकम्मल इसके बारे में बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको आज का वीलॉग बहुत पसंद आएगा। आगे जो रियल एस्टेट है वो किस तरह की शक्ल अख्तियार करने जा रही है और किस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी चाहिए, इसका क्या मार्केट इम्पैक्ट होगा, इस पर तफसीलन बात करेंगे हम आज। मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो टैक्स है उसको जो कि इम्पोज होता है किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में, उसको कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी बेसिकली कोई एडजस्टेबल टैक्स नहीं है और ये फेडरल में मौजूद नहीं है, ये तमाम सूबों में प्रोविंसेस के अंदर मौजूद है, ये प्रोविजनल सब्जेक्ट है। और इस स्टैम्प ड्यूटी बेसिकली एक ट्रांजैक्शन फ़ी कंसीडर किया जाता है इसे। आप कह सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई प्लाट बाय करते हैं, कोई अपार्टमेंट है, शॉप है या किसी किस्म का कमर्शियल आपकी कोई ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल प्लॉट है, तो जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है गवर्नमेंट की ये वो चार्ज करती है, उसको स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं। और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो एडजस्टेबल टैक्स नहीं है। सेकंड टैक्स जो है उसको कहते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है ये सिर्फ वन टाइम होती है, यानी वन टाइम से मुराद ये है कि आप किसी किस्म की भी जो फर्स्ट बायर है किसी भी प्लॉट का, किसी भी शॉप का या किसी भी आप कह सकते हैं अपार्टमेंट का, जो फर्स्ट बायर है उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज होती है और सेकंड ट्रांसफ़र के ऊपर ये ड्यूटी इम्पोज नहीं होती और उसके बाद ये लाइफ टाइम जो है वो अबॉलिश हो जाती है। उसके बाद दो तरह के विद होल्डिंग टैक्स हैं, एक बायर के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है और एक सेलर के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है। और सबसे लास्ट के अंदर जो टैक्स है उसको कहते हैं CGT, कैपिटल गेन टैक्स। जो विद होल्डिंग टैक्स है बायर के ऊपर, ये एडजस्टेबल टैक्स है। जब भी आप अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा जो सेलर के ऊपर टैक्स है वो जो विद होल्डिंग टैक्स है वो भी एडजस्टेबल है और वो भी वो अपनी एनुअल रिटर्न में एडजस्ट करवा सकता है। तो ये बड़ा सिंपल सा मैं आपको वे में बता रहा हूँ। उसके अलावा जो लास्टली मैंने कहा कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन का प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र कोई तल्लक नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स आपने देना होता है जब आप एनुअल रिटर्न सबमिट करवाते हैं कि पूरे साल के अंदर आपने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, आपने क्या खोया है और क्या पाया है और या क्या गवाया है आपने। अगर लेट्स सपोज आप प्रॉफिट के अंदर हैं, यानी जितने की आपने परचेजेस की और जो एसेट्स आपने उस साल के अंदर परचेज किए थे, अगर उस एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई और आपने उसको लिक्विडेट भी कर लिया तो तब आपने कैपिटल गेन टैक्स देना होता है प्रॉफिट के ऊपर, उसकी परसेंटेज प्रॉफिट के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो हर प्रोविंस की अपनी डिस्क्रिशन है कि वो कितना स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज करती है। इस टाइम के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 1% है। तो दूसरे स्टेप पे हम आ जाते हैं कि टैक्सेस की क्या रेशो थी और अब उसके अंदर जो अभी 2025 और 2026 का बजट टेबल किया गया है, पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जो तजवीज़ की गई है, उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां पैदा की गई हैं रियल एस्टेट में और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादातर एरियाज़ के अंदर स्टैम्प ड्यूटी जो है बेसिकली वो एक ट्रांजैक्शन फ़ी है, इसको लीगल डॉक्यूमेंटेशन फ़ी भी कहते हैं। वो 1% चार्ज की जाती है ऑन DC वैल्यू। DC वैल्यू वो वैल्यू होती है जो गवर्नमेंट डिटरमिन करती है किसी भी प्रॉपर्टी की कि इसकी पर मरला या पर स्क्वायर फीट क्या रेट जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है मिनिमम कि ये वैल्यू होगी, इससे नीचे आप किसी भी प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं कर सकते गवर्नमेंट वैल्यू है। और DC वैली का बिल्कुल, मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में बता चुका हुआ कि DC वैली का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपने ट्रांजैक्शन DC वैल्यू पे करनी है। बेसिकली
जो लॉ है, लॉ के मुताबिक जितने के अंदर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसी के मुताबिक आपको टैक्स भी पे करना चाहिए और उसी के मुताबिक आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए, ताकि कल को एनुअल रिटर्न के अंदर आप उसको जस्टिफाई कर सकें। लेकिन ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर डीसी वैल्यू के ऊपर ही टैक्स चार्ज किया जाता है, बायर से भी और सेलर से भी, और उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी भी डीसी वैल्यू पे ही लगाई जाती है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो इसी प्रैक्टिस को यहाँ पे चला रहे हैं, लेकिन इसके बाद एनुअल रिटर्न्स के अंदर इसको एडजस्ट करने में कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मेन चीज़ तो ये है कि जी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मार्केट वैल्यू इन्फोर्स करवाए तमाम हाउसिंग सोसाइटी से कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो मार्केट वैल्यू के ऊपर होंगी, ताकि कल को आपको एनुअल रिटर्न में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना है। अभी आगे हम बात करते हैं कि जो पहले विदहोल्डिंग टैक्स था बायर के ऊपर वो 3% था, और गवर्नमेंट ने अब उसको रिड्यूस करके जो तजवीज़ दी है वो 1.5% कर दिया है, यानी 1.5% कर दिया, यानी पहले से हाफ कर दिया। और जो सेलर का विदहोल्डिंग टैक्स था वो 3% वो भी था, और उस 3% को बढ़ा के 4.5% कर दिया है, यानी अल्टीमेट रिजल्ट 6% ही बनता है। अगर आप विद इन अ फिजिकल ईयर अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते भी हैं और उसको सोल्ड भी कर देते हैं तो आपको 6% ही पे करना पड़ेगा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल गेन एक अलग स्टोरी है, वो मैं उसकी तरफ अभी आता हूँ। तो बेसिकली ये 6% ही बनता है, लेकिन यहाँ पे जो बायर है उसको फैसिलिटेट किया गया है, बायर को जो है वो अकोमोडेट किया गया है, बायर के लिए जो है वो गुंजाइश फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की गई है। तो दूसरे नंबर के ऊपर आ जाए कि जो कैपिटल गेन टैक्स जो एनुअल बेस के ऊपर, उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर कि जो एनुअल बेसिस के ऊपर होता है, एनुअल रिटर्न में शो करना होता है, वो अभी तक 15% ही है और वो फ्लैट रेट है। फ्लैट रेट से मुराद ये होता है कि आप प्रॉपर्टी को 1 साल में सेल करें, 2 साल में, 4 साल में, आपको कैपिटल गेन 15% ही जो है वो पे करना पड़ेगा। जबकि पहले जो है वो जो कैपिटल गेन टैक्स था वो एनुअली डिक्रीज होता था, यानी पहले ईयर में अगर आप सेल करते थे तो आपको ज़्यादा कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था, दूसरे साल में अगर आप करते थे उससे कम था, तीसरे साल में उससे कम था, और 4 या 5 ईयर्स के बाद कैपिटल गेन टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी पे नहीं था लगता, यानी आपको किसी किस्म का गेन टैक्स नहीं देना होता था अगर आप 5 साल से ऊपर कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इसको यूनिफॉर्म कर दिया, इसका फ्लैट रेट कर दिया तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, वो रिगार्डलेस ऑफ कि कितना अरसा इन्वेस्टर या कोई जेन्युइन क्लाइंट उसको होल्ड करता है, उसको कैपिटल गेन टैक्स 15% देना पड़ता था। और अभी सुनने में आ रहा है, मैं क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकता, जो चीज़ क्लैरिटी के साथ है वो ये है कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वहीं की वहीं है, उसके अलावा बायर टैक्स जो बायर विद होल्डिंग टैक्स है वो 3% से 1.5% कर दिया गया है, और जो सेलर का विद होल्डिंग टैक्स है वो 3% से 4.5% कर दिया गया है। लेकिन जो कैपिटल गेन टैक्स हो सकता है कि 15% से बढ़ा के 25% या 30% कर दिया जाए। और इसमें मैं आपको बड़ी एक अहम बात बताता चलूँ कि ये तमाम के तमाम जो परसेंटेजेस मैंने आपको बताई हैं ये फाइलर के लिए हैं, नॉन फाइलर की कोई तब्दीली नहीं की गई। और नॉन फाइलर जो है, लेट फाइलर जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 6% है, और जो नॉन फाइलर विद होल्डिंग टैक्स फॉर बायर है वो 12% है। वहीं का वहीं पर है, जो आपके जो नॉन फाइलर है उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। मैं बहुत अरसे से अपने वीलॉग्स में बता रहा हूँ कि कोई भी शख्स जो कि अब फाइलिंग नहीं करता वो जितना मर्जी रजिस्ट कर ले वो फ़ायदे में नहीं रहेगा। ये हम उस नहज पे पहुँच चुका हुआ है ये मुल्क, ये उस जगह पे हम पहुँच गए हुए हैं जहाँ पे इस साल भी हमारा जो टैक्स का टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, उसमें शॉर्टफॉल है, और हमारे पास फिजिकल स्पेस मौजूद ही नहीं है आइंदा आने वाले सालों के अंदर भी कि हम किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी कर सके, पाकिस्तान में गवर्नमेंट किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सके। तो अब जो नॉन फाइलर है, अब जिस तरह आप जानते हैं कि नॉन फाइलर के ऊपर बैंक्स के अंदर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जिसके लिए अभी एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है जिसको कहते हैं मॉर्गेज पॉलिसी, जिसका मैं बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। मैं पहले भी अपने एक वीलॉग में उसका जिक्र कर चुका हुआ हूँ कि वो जो 10 से 15 साल की पाकिस्तान में मॉर्गेज पॉलिसी, मॉर्गेज फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस की जा रही है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। और इसके अंदर अप टू 10 मरला हाउसेज जो हैं
उसके लिए मॉर्गेज फाइनेंसिंग की जाएगी और उसके अलावा अप टू 2000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स जो हैं अगर आप वो बुक करते हैं तो उसके ऊपर आप मॉर्गेज फाइनेंसिंग करवा सकेंगे। अभी इसके ऊपर वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई, इस बजट में इसकी तजवीज़ आ चुकी हुई है और अभी हम इसके बारे में ये नहीं मैं जानता कि इसके ऊपर कितना सर्विस चार्ज लगेगा और क्या कितना मार्कअप होगा। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको शरिया कंप्लाइंस करना चाहिए। ये जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग है ये शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक जो शरिया का बोर्ड है शरिया कंप्लाइंस होनी चाहिए, ये इस्लामिक प्रोडक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए। उसके बाद आप चाहते हैं कि इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। व्यूअर्स, या मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट सेक्टर है उसको रीशेप किया जा रहा है, उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। नो डाउट उसके तरीक़ाकार के ऊपर थोड़ा बहुत इख्तलाफ मेरा भी पाया जाता है, क्योंकि या तो दूसरे सेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हों या दूसरे सेक्टर्स के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी गई हो कि रियल स्टेट के ऊपर आप एकदम जो है वो इतनी जो है वो चूड़ी टाइट कर दें। लेकिन मसला ये है कि दूसरे सेक्टर्स के अंदर अभी उस तरीके से स्ट्रेंथ नहीं आई, दूसरे सेक्टर ने अभी उस तरीके से ग्रोथ नहीं ली और रियल स्टेट को भी दबा के रख दिया गया है। रियल स्टेट रीशेप हो रही है, रियल स्टेट की डेफिनेशन चेंज हो रही है। पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट अब बाकी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जिस तरीके से वो चलती है उसके मुताबिक अब पाकिस्तान में अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। मैं इसकी मिसाल ये दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब जो रियल स्टेट है वो चेंज हो के अब ये नीड बेसिस हो रही है, यानी जेन्युइन क्लाइंट के किसको बेनिफिट दिया जाए, कंस्ट्रक्शन को किसको बेनिफिट दिया जाए, बिल्डर को, डेवलपर को और उसके अलावा अपना घर बनाने वालों को जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जिसके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज भी मुंसलिक हैं। पाकिस्तान के अंदर टोटल जो है 172 अलाइड इंडस्ट्रीज अप्रॉक्सीमेटली एसोसिएटेड हैं विद रियल स्टेट। तो अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे उन इंडस्ट्रीज का भी फायदा होगा। नीड बेस से मुराद ये है कि क्या पाकिस्तान में 3.5 मिलियन हाउसेस का शॉर्टफॉल नहीं, पाकिस्तान में 3.5 मिलियन का अगर शॉर्टफॉल मौजूद है तो नीड किसकी है, वो लोग जिनके सर पे छत नहीं मौजूद। तो अगर पाकिस्तान में बायर को फैसिलिटेट किया जाता है जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल के अंदर है, क्योंकि वो किसी जगह के ऊपर रेंट दे रहा होगा, अगर वो फाइनेंशियल ट्रबल में है तो उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो ये खुशाइंद बात है। जिस टाइम पे आप सेल कर रहे होते हैं, अगर आप उस टाइम के ऊपर कैपिटल गेन आपको मिल रहा है और आपको टैक्स भी देना पड़ता है, तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है कि अगर वो टैक्स इंक्रीज किया गया है और बेसिकली डिस्करेज किया गया है जो ट्रांजैक्शंस को इन्वेस्टर्स की तरफ से कि जो रिपीटेड ट्रांजैक्शंस हैं कि प्लॉटों का बिजनेस ना हो सके, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की है। लेकिन इसका तरीकाकार थोड़ा सा ज़्यादा सख्त है। इसको अगर स्लैब वाइज किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि कोई चीज़ भी इंसान जब परचेज़ करता है तो समटाइम मजबूरी में उसको सेल भी करनी पड़ती है। तो अगर ये फर्स्ट ईयर के अंदर बेशक आप इसको 40%, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाना था कि वो प्लॉटों का बिजनेस कर सके। और आप इसी तरीके से हर साल रिड्यूस करते करते 5 साल के बाद या 7 साल के बाद आप इसको टैक्स फ्री कर दें, इसके ऊपर कैपिटल गेन जो है वो ख़त्म कर दें या मिनिमम 5% पे आ जाना चाहिए। तो कैपिटल गेन को रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बात होती है कि हमारे पास कहाँ पे गुंजाइश पैदा होती है रियल एस्टेट के अंदर इनकम अर्न करने की। तो व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं वो प्लॉटों को ख़रीदने और बेचने के लिए नहीं करते कि ख़रीदो और बेचो, ख़रीदो और बेचो। इस गैम्बलिंग के लिए ये प्रोडक्ट है ही नहीं। बेसिकली रियल एस्टेट का दुनिया में कहीं पे भी जो बिज़नेस होता है वो पॉपुलेशन को फैसिलिटेट करने के लिए होता है, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए होता है और वो दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनको भी फैसिलिटेट करता है। अगर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बढ़ रही है तो लोगों के पास पैसा आएगा, वो घर परचेज करेंगे। अगर बिजनेसेस बढ़ रहे हैं तो उनको ऑफिस की ज़रूरत होगी, अगर फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं तो उन्हें वेयर हाउसेस की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से कभी भी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन इसकी ग्रोथ ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ना कि अगर मार्केट के अंदर आप इस टाइम के ऊपर नोट करें, मैं अगर बात से आप इत्फाक करेंगे कि पाकिस्तान में हज़ारों हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और पाकिस्तान की कैपेसिटी से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं।
इसी वजह से प्राइसेस हाफ पे आ गई हुई हैं, क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। ये सप्लाई इतनी ज़्यादा है, जब आप टैक्स नहीं इम्पोज किया हुआ था तो इन्वेस्टर्स इन प्लाटों के बिजनेस के साथ, इन फेक फाइल्स के साथ और इन ओवर सेल्ड प्लॉट्स के साथ गेम्स कर रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे। उनकी इनकम में इतने ग्रे एरियाज हैं कि आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान में आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की जीडीपी से, जितना जीडीपी है शायद उससे ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पूरी दुनिया में दो चीज़ों से कैपिटल गेन आता है रियल स्टेट में। एक, रियल स्टेट जो है वो आप अब इस पे अर्न कर सकेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिलेगी लॉन्ग टर्म के ऊपर, ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ, डेवलपमेंट बेस। जब आप किसी जगह पे प्लॉट लेते हैं, वो जब वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जब वहाँ पे लोग रहना शुरू करते हैं, वहाँ पे इनहेबिटेंट्स आ जाते हैं, वहाँ पे रेजिडेंट्स जो है वो सेटल्ड हो जाते हैं, तो तब प्रॉपर्टी की वैल्यू जो बढ़ रही होती है वो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही होती है। और वो एक ऐसा फिनोमिना है जो कि नेचुरल है, वो एक नेचुरल ग्रोथ है, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो अब रियल एस्टेट के अंदर आप या तो ऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू कैपिटल गेन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो नहीं पॉसिबल रहीं और आइंदा आने वाले सालों में भी नहीं रहेंगी। आप सेकेंडली, जो अब आप अगर रियल एस्टेट के अंदर आप बेसिक अगर आपकी नीड है, आप हाउस बना के कोई ना कोई अगर उससे चीज़ अर्न करना चाहते हैं तो वो रेंटल इनकम है। आप अपार्टमेंट से रेंटल इनकम ले सकते हैं, आप शॉप से रेंटल इनकम ले सकते हैं। आप अपनी डिस्पोजेबल जो मनी है, जो डिस्पोजेबल कैश है, उसको अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप उसको कमर्शियल एक्टिविटी में, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर आप उसको इन्वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि कमर्शियल प्रोजेक्ट कौन सा, जहाँ पे डिमांड है, जिसकी फिजिबिलिटी, जो कि रिसर्च प्रोडक्ट है। रिसर्च प्रोडक्ट से मुराद होती है कि वहाँ पे इस चीज़ को कैलकुलेट किया गया है कि उसकी टाउन प्लानिंग अच्छी है, वहाँ पे चाइना कटिंग नहीं है, वहाँ पे कमर्शियल्स की तादाद इतनी नहीं है कि आबादी से ज़्यादा कमर्शियल्स हों। ऐसी जगह के ऊपर आपके जो कमर्शियल्स हैं वो खाली पड़े रहते हैं, तो आपको ऐसी जगह का इंतखाब करना पड़ेगा जहाँ पे जेन्युइन डिमांड मौजूद है। तो आपको कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको अपार्टमेंट्स, हाउसिंग के अंदर क्योंकि शॉर्टफॉल है, तो अपार्टमेंट्स अगर आप विद इन अ सिटी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर और ऐसी जो जिसके अंदर मैनेजमेंट मौजूद है, ऐसे अपार्टमेंट अगर आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छी रेंटल इनकम होगी। उसके अलावा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पे। तो रियल स्टेट में अब सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ और जो रेंटल रिटर्न है वो रह गया है, और वो एक हेल्दी इनकम है। आपकी डिस्पोजेबल जो मनी है उसका बेहतरीन इस्तेमाल है। आज भी रियल स्टेट के अंदर जो है उसका रिटर्न अच्छा है। लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि मैंने हमेशा, मेरी ख्वाहिश रही है कि वो बिल के अंदर बजट में पेश की जाएं, पार्लियामेंट में डिस्कस की जाएं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कैपिटल सिक्योरिटी का, और पाकिस्तान में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत है जो कि ट्रांसपेरेंसी लेके आए, जो कि स्टेक होल्डर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, कैपिटल सिक्योरिटी को लेके आए, और उसके अलावा स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी हो, और तमाम के तमाम जितने भी मिसाल के तौर के ऊपर इस तरह की सेंट्रलाइज पॉलिसी हो कि जहाँ पे ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बल्कि जो हमारे पाकिस्तान में लोग भी रह रहे हैं, किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो सके, जो इन्फोर्समेंट हो। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है कि वो कोई भी इलीगल प्रोजेक्ट, बेशक वो कंस्ट्रक्शन बिल्डर का है या वो डेवलपर का है, अगर वो उसने रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की हुई तो वो उसको मार्केट ही ना करने दें, उसको स्टार्ट ही ना करने दें, उसकी डेवलपमेंट ना स्टार्ट हो सके, उसको सेल ना किया जा सके, उसको मार्केट ना किया जा सके। पाकिस्तान में अभी तक जो है गवर्नमेंट सिर्फ वेबसाइट के ऊपर दे देती है, आरडीए की, सीडीए की, केडीए की, एलडीए की, कि भाई जी हमने लिस्ट दे दी है कि ये इलीगल सोसाइटीज़ हैं और ये लीगल सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पे जाके वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, अब आप जाने, आपका काम जाने। हालांकि ये काम इनका नहीं है। एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जो कि उनके खिलाफ एक्शन ले सके, जो उसको मार्केट ही ना करने दे, और उसके अलावा वो एक ऐसी पॉलिसी बनतब दे जिसके अंदर बिल्डर्स को और डेवलपर्स को एनओसी लेने में भी आसानी हो, और इसके लिए उनको हैवी ब्राइब्स ना देनी पड़े। रियल स्टेट के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और वो रियल स्टेट इफेक्टिव रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए। उसके अलावा पाकिस्तान में ओपन फाइल्स जो है वो बैन होनी चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन बंद होनी चाहिए,
हाउसिंग सोसाइटीज़ को फाइन होना चाहिए, उनको बता दें इस चीज़ का कि जी जो सी भी डॉक्यूमेंटेशन आप लगा रहे हैं उसके ऊपर जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है वो मेंशन होनी चाहिए, और उसके अलावा उसके ऊपर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर पे ऑर्डर नंबर, डिमांड ड्राफ्ट नंबर मौजूद होना चाहिए। कोई कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। टाइमली डिलीवरी के लिए आप रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फोर्समेंट करनी चाहिए, और उसके अलावा उनको जो मार्केट के अंदर जो डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं जो कि बैड प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कि लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि क्रैकडाउन जिस टाइम किया जाता है उस टाइम उसका टाइम नहीं होता, जिस टाइम उसको करना चाहिए उस टाइम नहीं किया जाता। जब एक बिल्डर, एक डेवलपर हज़ारों लाखों लोगों से पैसे ले चुका होता है तो उस टाइम जब आप क्रैकडाउन करते हैं तो बिल्डर को तो कोई नुकसान नहीं होता, डेवलपर को तो कोई नुकसान नहीं होता, वो प्ली बारगेन में चला जाता है, और मेंबर्स जो हैं वो इफेक्टिव जो हैं वो हज़ारों लाखों की तादाद में बन जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, जो किसी हाउसिंग सोसाइटी को जब तक वो NOC अप्रूव्ड नहीं है, जब तक उसकी लैंड के मुताबिक, जितनी लैंड है उसके मुताबिक वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट कर सकती है प्लॉट्स को, नंबर ऑफ प्लॉट्स को, जब तक वो नहीं होगी इस मुल्क में से फ्रॉड ख़त्म नहीं होगा। हर हाउसिंग सोसाइटीज़ के नंबर ऑफ प्लॉट जो हैं वो कनेक्टेड हो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ कि कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स उन्होंने सेल किए हैं और कितनी जगह थी, और टाउन प्लानिंग के मुताबिक कितने प्लॉट्स थे। जब तक NOC अप्रूव ना हो, LOP अप्रूव ना हो, लेआउट प्लान जो है उस लेआउट प्लान के मुताबिक जो है वो प्लॉट सिर्फ सेल हो, ओवर सेलिंग ख़त्म हो। पाकिस्तान में ओवर सेलिंग की इंतहा है और किसी को यहाँ समझ नहीं आ रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो टैक्स सिस्टम है उसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो या किसी किस्म की आपको एम्बिग्विटी हो, किसी किस्म की आपकी क्वेरी हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर बंदे का सवाल का जवाब दूं, और अगर आपके ज़हनों में बहुत सारे सवाल हैं तो मैं इस पर अलग से वीलॉग भी कर दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। हमारे चैनल पे आपको तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिव्यूज़ मिलेंगे, साइट विजिट्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर्टीज़ टूर्स मिलेंगे, हाउसेस के, अपार्टमेंट्स के, इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपार्टमेंट्स के, कमर्शियल शॉप्स और ऑफिस के, और ऐसे प्रोजेक्ट्स के DHA में हमारे पास वो भी मौजूद हैं जो कि पहले 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है और 1.5 ईयर के अंदर वो इसको हैंड ओवर करेंगे। पहले उन्होंने ये करके दिखाया है और इसी वजह से दूसरा प्रोजेक्ट उनका बहुत स्पीड से सेल आउट हुआ है, और सिर्फ 4 मंथ्स के गैप के बाद उन्होंने 3rd प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, तो उसके बारे में भी बताएंगे। उसके अलावा आपको वेकेशन हाउसेस भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे हिल स्टेशंस के ऊपर, और इस हमारे चैनल के ऊपर आपको हर रियल एस्टेट की लेटेस्ट अपडेट मिलेगी और हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर आप किसी किस्म की सेल परचेज में इंटरेस्टेड हैं या कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमान अल्लाह।